हाय। देखो यहाँ पर बच्चों एक बार फिर से हमें कोलिजनल ब्रॉडेनिंग के बारे में बात करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिजनल ब्रॉडेनिंग। जरा देखें, एक गैस लेजर का केस देखें। हमारे पास मान लीजिए एक गैस लेजर है, लाइक हीलियम नियॉन लेजर है। तो आपके पास यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल है, मान लो जो ग्रीन कलर के हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये पर्पल कलर का गैस मॉलिक्यूल है। अब आप सोचो, देखो क्या हो रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचे, पर्पल मॉलिक्यूल आया और इससे टकराया, टक्कर जो हुई, तो ये जो क्या हुआ कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने में कितना समय लिया। मान लो कोलिजन से पहले कितना ट्रेवल हुआ, टीसी समय। कितनी देर तक कोलिजन हुआ, मान लो डेल्टा टीसी समय तक कोलिजन हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल इधर घूम गया। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से आया, इससे टकराया और फिर घूम गया, और फिर जाकर के फिर अगली बार टकराया, तो फिर उसने टाइम टीसी लिया, और फिर टक्कर का दौरान जो टाइम टीसी था और फिर इधर मुड़ गया। तो आप देख रहे हो जितनी दौरान तक टक्कर हो रही है वो डेल्टा टीसी है, और दो टक्करों के बीच में, दो कोलिजन के बीच में जो समय स्पेंड हो रहा है वो टीसी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब गैस मॉलिक्यूल होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल जब आपस में टक्कर मारते हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता होगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो मॉलिक्यूल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम से मिलकर बने हैं, या एटम ही है, मतलब हीलियम के एटम है, नियॉन के एटम है, मान लो एटम सीधे एटम ही ना मॉलिक्यूल हुए तो क्या होता है, जब उनमें टक्करें हो जाती हैं तो उनके एनर्जी लेवल में पर्टर्बेशन आ जाता है। पर्टर्बेशन मतलब है उनकी एनर्जी लेवल में थोड़ा सा एक तरह से डिस्टर्बेंस आ जाता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, जब वो ट्रांजिशन होते होंगे हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, या एनर्जी स्टेट्स में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनमें एक छोटा सा एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। और साथ ही साथ कोलिजन जो होता है, कोलिजन के दौरान जो रेडिएशन निकल रहा है उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, एनर्जी का डिस्टर्बेंस होने की वजह से एक फेज चेंज भी आना शुरू हो जाता है, और वो जो फेज चेंज होता है वही अल्टीमेटली आप कह सकते हो कोलिजनल ब्रॉडेनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हमें बहुत डिटेल में एंटर नहीं करना है कि बहुत डिटेल में जा करके हम अपनी बात करनी शुरू करें। बस आपको ये समझना है कि कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बीच में एक समय होता है, कोलिजन होने के दौरान जितनी देर तक कोलिजन हो रहा है तब तक का एक समय होता है, और ये जो समय का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कोलिजन के बाद जो एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो फेज डिफरेंस ही अल्टीमेटली कोलिजनल ब्रॉडेनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो ये है कोलिजनल ब्रॉडेनिंग का आइडिया। जैसे जैसे आप इस लेक्चर को पूरा देखते जाएंगे, आपको जो पूरी सिनॉप्सिस मैंने बताई है इसको आप और अच्छे तरह से समझना शुरू कर देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ओके, इन केस ऑफ गैस लेजर क्या होता है, अब मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट। एक गैस लेजर के केस में, इन केस ऑफ गैस लेजर अ कांस्टेंट, इन केस ऑफ गैस लेजर अ कांस्टेंट collision, in case of gas laser a constant collision takes place, a constant collision takes place between the atoms, जो atoms हैं between the atoms, a constant collision takes place between the atoms। अब कोलिजन के दौरान क्या होता है, एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग दिस, उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग दिस द एनर्जी लेवल्स, ड्यूरिंग दिस द एनर्जी लेवल्स गेट डिस्टर्ब, या इसको टेक्निकल भाषा में परटर्ब्ड कहते हैं। तो डिस्टर्ब्ड, एनर्जी लेवल्स गेट डिस्टर्ब, एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंड हेंस एमिटेड फ्रीक्वेंसी, एंड सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड radiation, so the frequency of emitted radiation change, frequency of emitted radiation change। अब दूसरा पॉइंट ले, let TC is, मान लो TC is time between collision, TC is time between collision, between कोलिजन मतलब दो कोलिजन होने से, एक कोलिजन होने के बाद जब एटम दूसरे कोलिजन की तरफ बढ़ता है तो उसके बीच में टाइम कितना है, TC, एंड डेल्टा TC इज कोलिजन टाइम, और जितनी देर तक वो आपस में कोलाइड रहते हैं उसको हम कोलिजन टाइम कहते हैं। एज TC की जो ऑर्डर है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड, वो माइक्रो सेकेंड होता है, और जो डेल्टा TC होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, इससे 7 टाइम्स मतलब 7 ऑर्डर और कम होता है, 10⁻⁻13 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन, इसका मतलब ये है कि कोलिजन टाइम जो है वो बहुत 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 छोटा है कोलिजन
कोलिजन मतलब बिटवीन द कोलिजन टाइम के, दो एटमों के टक्कर होने के बीच में जो समय है वो 10⁻⁻6 सेकेंड का है। और जिस समय दोनों एटम आपस में टकराते हैं जितनी देर तक वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं वो समय 10⁻13 सेकेंड का है। तो ये आपने लिखा है कि डेल्टा टी सी इज मच 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 लेस देन टी सी। सो कोलिजन जो है इसका मतलब है इट मीन्स दैट द कोलिजन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, विच मीन्स that collision is instantaneous। तो जो कोलिजन हो रहा है जो 10⁻13 सेकेंड का हो रहा है और इंस्टेंटेनियस है एंड इज रैंडम इन नेचर। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर दिशा में हो रहा है, किसी भी समय किसी भी दिशा में कभी भी हो सकता है और रैंडम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो वी ऑब्जर्व दैट क्या हमने ऑब्जर्व किया कि फेज ऑफ वेव, जो वेव निकल रही, द फेज ऑफ वेव आफ्टर द कोलिजन is arbitrary with respect to the phase before the collision। तो किसी एटम, जैसे मान लो कोई एटम है जिसमें से कोई वेव निकल रही है, तो उस वेव का जो फेज होगा वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के जो फेज हैं वो एकदम दूसरे से रैंडम होंगे, उस दूसरे से डिस्कनेक्टेड होंगे या आपस में रिलेट नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे। सो द रैंडम फेज, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम फेज, this introduction of random phase change causes collisional broadening। इसी को हम कोलिजनल ब्रॉडनिंग कहते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस विद सम डायग्राम। जैसे कि हम सोचें कि मान लीजिए कि ये एक टक्कर, इसे एक कुछ टाइम के आपके पैरामीटर्स हैं, तो हमने इसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए फेज इस तरह से निकल रहा था, ये फेज था, निकल रहा था इस तरह से, वेव जो निकल इसका फेज ये था। द मोमेंट टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद हो सकता है, इस क्वाइट पॉसिबल कि जो वेव निकले वो इस तरह की हो, इस तरह से। फिर ये चल रहा है, टक्कर होने के बाद फिर यहाँ से वेव निकल रही, उसका फेज है, और फिर द मोमेंट यहाँ टक्कर हुई तो हो सकता है कि आपकी जो वेव है वो इस तरह से निकलनी शुरू हो जाए, उसका फेज इस तरह से हो जाए। तो आप देख रहे हो जब जब टक्कर हो रही है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक फेज का चेंज देख रहे हैं, फेज में एक डिसरप्शन देख रहे हैं, फेज में एक परिवर्तन देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फेज का परिवर्तन होता है, इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो जाता है, फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आ जाता है, बिकॉज फेज डिफरेंस कॉजेज इनकोहेरेंसी जैसी चीज़ें आती है ना, कि फेज कोहेरेंट मतलब होता है सेम फेज, इनकोहेरेंसी जो आती है, तो ये एक ब्रॉडनिंग को इंड्यूस करती है। अब सवाल ये होता है कि ब्रॉडनिंग को इंड्यूस करती है तो इसका जो लाइन विड्थ फैक्टर होगा, जी होगा, वो कैसे लिखा जाएगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द जी ओमेगा, जो कि लॉरेंजियन शेप का होता है, और वो कैसा होता है उसको आप देखें। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक मिनट, यहाँ पे आप लिखोगे कि द लाइन शेप, यहाँ पे आप लिखोगे द लाइन शेप function, the line shape function for collisional broadening is, the line shape function for collisional broadening is क्या है, जी ओमेगा बराबर टाउ अपॉन पाई 1/1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टाउ नॉट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये हो गया। और इसका जो शेप है, ये जो जी ओमेगा है, इसका शेप भी कैसा है, लॉरेंजियन ही है, लॉरेंजियन। तो ये भी आपका लॉरेंजियन शेप का एक
फंक्शन निकल के आता है। यहाँ वेयर टाउ नॉट इज व्हाट, वेयर टाउ नॉट इज आप लिख सकते हो दिस इज 2/डेल्टा ओमेगा सी, और ये क्या है, ये है आपका मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। और जनरली जो आपके पास डेल्टा ओमेगा सी है इसकी वैल्यू जो होती है 0.3 मेगा हर्ट्ज होती है। तो इतने की ब्रॉडनिंग हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे पास जो गैस लेजर होते हैं उसके जो लेजर रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसके लाइन स्पेक्ट्रम में। तो दिस इज़ द कॉज ऑफ कोलिजनल ब्रॉडनिंग। अब हम बात करते हैं, अब हमारा दूसरी बात जो है वो हो जाएगी इसी के साथ जुड़ी हुई है जो कि आपका गैस लेजर है, एंड दैट इज़ द डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो आपके पास अगला टॉपिक है डॉपलर ब्रॉडेनिंग। डॉपलर ब्रॉडेनिंग के बारे में, डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा है? आपने 12th में पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट में कि जैसे अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन हमारी तरफ आ रही है अपना सायरन बजाते हुए, अपना हॉर्न बजाते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो जैसे दूर होगी तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और सुनाई पड़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास आती जाएगी हमें आवाज़ की तीव्रता बढ़ती हुई समझ में आती है, और जब हमसे वो दूर हो जाती है तो फिर हमें आवाज़ जो है वो तीव्रता उसकी कम होती हुई सुनाई पड़ती है। तो डॉपलर में क्या होता है कि जो जैसे से अगर हम और ऑब्जेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी में है, जैसे ट्रेन हमारी तरफ आ रही है और हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, या हम रुके हुए हैं या हम ट्रेन से दूर जा रहे हैं, तो जब हम ट्रेन की तरफ जा रहे होंगे, रुके हुए होंगे, ट्रेन से दूर जाएंगे, तो हमें ट्रेन के सायरन की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी में एक बदलाव महसूस होगा। ये डॉपलर इफेक्ट होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मल वॉइस मतलब साउंड सिस्टम के साथ में ऐसा होता है। यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है। यहाँ पर डॉपलर का नाम इसी रिलेटिव वेलोसिटी और चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों, जरा समझो। पिछले केस में हमने ये कहा था कि मान लो हमारे पास इस तरह से एटम्स हैं, ये हमारे पास गैस के एटम हैं जो कि हमने मान लिया रुके हैं, होता नहीं रुके हुए होते हैं। इधर से क्या हुआ कि मान लो कि कोई रेडिएशन है, कोई रेडिएशन आ रहा है, तो जब एटम भी लगातार मूव कर रहे हैं तो जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन चूंकि ये एटम अपनी जगह पर रुके हुए नहीं है, ये एटम भी उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, उस रेडिएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस एटम को जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा नहीं दिखाई पड़ेगी, वो ओमेगा से कुछ बदली हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल वही चीज़, आप ट्रेन की तरफ मूव कर रहे हो तो ट्रेन के सायरन की आवाज़ आपको कुछ अलग फ्रिक्वेंसी की सुनाई पड़ेगी। एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको ट्रेन की फ्रिक्वेंसी कुछ अलग सुनाई पड़ेगी क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि जब रेडिएशन एंटर करता है मान लो मीडियम में, तो द मोमेंट जब हमारा गैस मीडियम रेडिएशन एंटर करेगा तो उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी मूव करता हुआ एटम क्या ऑब्जर्व करेगा, वो अलग अलग एटमों के अलग होगा। जो एटम रेडिएशन की तरफ आ रहा होगा उसके लिए फ्रिक्वेंसी कुछ और ऑब्जर्व करेगा, जो दूर जा रहा होगा वो अलग तरह की फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह से हमारे फ्रिक्वेंसी का एक वेरिएशन आ जाता है, और उस फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन को कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ, उस फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन को बिलोंग करता हुआ जो हमारा फ्रिक्वेंसी का चेंज होगा, जो लाइन ब्रॉडनिंग होगी, उसी को हम डॉपलर ब्रॉडनिंग कहते हैं। दिस इज द बेसिक लॉजिक फॉर द डॉपलर ब्रॉडनिंग। ओके, होप दिस गेट्स सेंस। ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस। सो हमने क्या कहा कि हमारे पास इन द गैस लेजर, इन द गैस मीडियम, गैस लेजर में जो गैस मीडियम होता है, इन द गैस मीडियम the atoms move randomly. The atoms move randomly. अब जो ये atoms हैं, these atom interacts with the incoming radiation. These atom interacts with the incoming रेडिएशन, ठीक है, जो इनकमिंग रेडिएशन फोटोन आ रहा है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द इन द मूविंग स्टेट, इनकमिंग रेडिएशन इन द मूविंग स्टेट। ठीक है, बात है भाई, एटम रुके हुए नहीं है, दे आर इन द मूविंग स्टेट। सो इस कंडीशन में क्या होता है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सीन फ्रॉम अ स्टेशनरी एटम, विच मीन्स that for moving atoms, this means that for moving atoms the apparent जो दिखाई पड़ रही है, the apparent
frequency of the waves, the apparent frequency of the waves is, the apparent frequency of the wave is different from that seen from a स्टेशनरी एटम। तो एक स्टेशनरी एटम जो फ्रिक्वेंसी उस रेडिएशन की देखेगा और जो मूविंग एटम जो उस फ्रिक्वेंसी देखेगा वो दोनों सेम नहीं होंगी, वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। दिस इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट, दिस इज द डॉपलर नाउन था, दिस इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट एंड द corresponding broadening is called Doppler broadening, is called Doppler broadening। ओके, इसको हम डॉपलर ब्रॉडनिंग कह रहे हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई रेडिएशन है ओमेगा फ्रिक्वेंसी का, एटम से गुजर रहा है, जिसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट है और जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज हमने कहा कि लेट एटम, एक एटम की बात करें, एटम इज moving along z डायरेक्शन, दैट इज, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट vz है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ओमेगा। देन, तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, देन जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी दिख रही है ओमेगा इज ओमेगा टाइम 1 माइनस vz बाई c, बिकॉज c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेडिएशन की वेलोसिटी c है। अब अगर हम यहाँ कहें कि रेजोनेंट एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, यानी जब ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑब्जर्व एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑब्जर्व, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस vz बाई c। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट 1 माइनस vz बाई c। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट 1 माइनस vz बाई c की पावर -1। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा अपेरेंटली इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 प्लस vz बाई c, ये पावर -1 इसको कर दिया, ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी की बात आ गई, जो फ्रिक्वेंसी होने वाली है वो इस तरह से फॉर्मूला उसका आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बदल दूँ, द प्रोबेबिलिटी, अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विथ जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक जेड कंपोनेंट वेलोसिटी वाला एटम इस रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम the probability that an atom have z component of velocity is given by Maxwell-Boltzmann law। थर्मल फिजिक्स का एक लॉ है जिसमें कहते हैं कि एटम जो होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं, तो कितने कुछ एटम जो कि जेड डायरेक्शन में होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी विद वेलोसिटी vz एंड इज गिवन बाय अंडर रूट मास ऑफ द एटम 2 kBt द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम t टेम्परेचर वॉल्यूम, एक एक्सपोनेंशियल की पावर -mvz स्क्वायर बाई 2 kBt
dVz, ये फॉर्मूला हमारे पास आपके पास आ जाएगा। सो द लाइन ब्रॉडनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? सो लाइन ब्रॉडनिंग फैक्टर इज, अब लाइन ब्रॉडनिंग फैक्टर हो जाएगा जी ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा नॉट। अब ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है हमारे पास, 2 पाई के बी टी टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस मास सी स्क्वायर बाई 2 के बी टी, के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर और डी ओमेगा। एक खास बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ये जो लाइन फैक्टर है इसमें जो है ये लॉरेंजियन शेप का नहीं है, ये आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है ना, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल के अंदर है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ द गॉसियन नेचर। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉसियन, ये डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आपको ये मालूम हो गया है कि जो होमोजीनियस ब्रॉडनिंग में जो नेचुरल ब्रॉडनिंग होती है, कोलिजनल ब्रॉडनिंग होती है, ये दोनों कैसे होते हैं? ये आपके लॉरेंजियन शेप के होते हैं, और जो इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग होती है जो कि डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो कैसी होती है? वो गॉसियन शेप की होती है। तो इतना भी आपको अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर हम यहाँ पर फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम जैसे कि हमने हर जगह दिया है, तो फॉर कोलिजनल, लेट मी जस्ट, फॉर कोलिजनल ब्रॉडनिंग, फॉर कोलिजनल ब्रॉडनिंग हम डेल्टा ओमेगा डी की बात जो लिखेंगे वो हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट अंडर रूट 2 के टी लॉग 2 बाई एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और फॉर CO2 लेज़र ये कितना होता है? करीब 10⁻7 हर्ट्ज होता है, जो कि वैल्यू है इसकी आती है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोलिजनल ब्रॉडनिंग की बातें यहाँ पर हो गई हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बात की बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर ब्रॉडनिंग वाले चैप्टर से यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, चलिए मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।